हेलो दोस्तों, ये है हमारी सीआरपीसी की वीडियो का सेकंड पार्ट। हमने पिछली वीडियो में सेक्शन 2 यानी कि डेफिनेशन वाली सेक्शन को हाई कोर्ट की डेफिनेशन तक कंप्लीट कर लिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट की डेफिनेशन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमने छोड़ दी थी। तो आज हम आगे वाली जो भी डेफिनेशंस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 2F यानी कि इंडिया विच मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड। ये सारा का सारा इंडिया और इस बैरक्ट में लिखा गया है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसे हम अपने काट देना है, उसे हमने अब इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 31 अक्टूबर 2000 कितने को 18 19 या 17 को कमेंट करके बताएं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सीआरपीसी वहाँ पे लागू होने लग गया है। जी हाँ, बिल्कुल। कमिंग टू सेक्शन 2G, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्वायरी विच मीन्स एवरी इंक्वायरी, सारी इंक्वायरी कवर होती है इसमें। एवरी इंक्वायरी अदर दैन ए ट्रायल, जो भी ट्रायल चलता है ना, कहते नहीं है ये बंदा अंडर ट्रायल प्रिजनर है, इसका ट्रायल चल रहा है, उससे पहले जो भी उस बंदे से पूछताछ की जाती है, कोई और बंदे को बुला के कोई गवाह बुलाया जाता है कि ऐसा ऑफेंस सच में हुआ है या प्रोसिक्यूशन एक फॉल्स केस इम्प्लीमेंट कर रहा है अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ। तो जो भी इंक्वायरी होती है अदर दैन ट्रायल कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, उसे हम इंक्वायरी बोलेंगे। और इसकी डेफिनेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसका आपने सेक्शन याद रखना है 2G। जी हाँ, कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन 2H, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हालांकि H नहीं आता, लेकिन H का प्रभाव तो पड़ता है थोड़ा थोड़ा। इन्वेस्टिगेशन H इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसका एक ही काम होता है, कहते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो बंदे को पीट पीट के सच उगलवाती है वो भी एक एविडेंस होता है। एविडेंस बहुत तरह के होते हैं, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में आएंगे तब हम ये बात डिस्कस करेंगे। कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। और एनी अदर पर्सन अदर दैन मैजिस्ट्रेट। अरे भाई, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठ के न्याय देगा या एविडेंस को कलेक्ट करेगा? अगर वो बंदा मैजिस्ट्रेट एविडेंस कलेक्ट करने चल गया तो फिर कोर्ट कौन देखेगा? अगर कोई और बंदा है और वो इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट है, उसने इस फील्ड में क्रिमिनोलॉजी में स्टडी की हुई है, तो उसे अपॉइंट कर सकता है मैजिस्ट्रेट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड ही शुड बी ऑथराइज्ड। देखिए जो मैंने कहा, ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो इसमें एक बात ज़रूरी है कि मैजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। जी हाँ, कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। एफिडेविट के तहत ली जाती है, लेकिन पुराने टाइम में ओथ कैसे ली जाती थी? भगवान गीता की कसम खिलाई जाती थी, जिसे हम कहते हैं कि शपथ लेना। लेकिन आज के टाइम जो सोलम अफर्मेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कोर्ट के बाहर नोटरी वाले वकील बैठे होते हैं, वो अटेस्ट करके आपको साइन करने होते हैं। 50-100 रुपये में आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके एफिडेविट तैयार करके जल्दी दे देते हैं, और आपने उसको स्टेपल करके डॉक्यूमेंट के साथ लगा के न्यायाधीश में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, जिसे भी आप कह रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट सच्चा है एफिडेविट के तहत। 2J, इसका सिर्फ सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2J। इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन, इसमें एक बात याद रखिए कि जब भी ज्यूरिसडिक्शन की बात आती है तो ऑलवेज इट विल बी स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ हिज पावर। यानी कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कई मैजिस्ट्रेट बैठते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 5 मैजिस्ट्रेट है, और पांचों मैजिस्ट्रेटों का अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होगा। जो मैजिस्ट्रेट जिस थाने से संबंध रखता है और उस थाने का क्या ज्यूरिसडिक्शन है, उस मैजिस्ट्रेट का भी बिल्कुल सेम ज्यूरिसडिक्शन होगा। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए एक मैजिस्ट्रेट की अगर सारे डिस्ट्रिक्ट में होगी ज्यूरिसडिक्शन, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होने में बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। तो कोई मैजिस्ट्रेट कहेगा कि मैं तो नहीं काम करूँगा, ये केस भी इस मैजिस्ट्रेट को दे दो, इसकी जुरिस्डिक्शन भी तो बनती है, अगर मेरी भी बनती है, मैंने नहीं काम करना, इसे ही दे दो। लेकिन नहीं, जुरिस्डिक्शन हर एक मैजिस्ट्रेट की अलग अलग होती है डिस्ट्रिक्ट में। और ये बात कौन डिसाइड करता है? ये बात डिसाइड की जाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हुए फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 2K, विच मीन्स एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड, यानी कि डिक्लेयर किया गया है और या ऐसा माना जाता है कि ये डिक्लेयर किया जाना चाहिए या किया गया है, सिर्फ माना गया है। तो मानने वाली सिचुएशन भी इसमें आती है।
अंडर सेक्शन 8। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि एक एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया होने के लिए कितनी पॉपुलेशन चाहिए टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ 2L। इस सेक्शन का सेक्शन नंबर 2L बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहले बहुत बारी पूछा गया है। नॉन कॉग्निजेबल विल डेफिनेटली मीन ऑल ऑफेंसेस अदर देन विच आर कॉग्निजेबल। और कॉग्निजेबल में क्या था, पुलिस ऑफिसर के पास एक्सट्रीम पावर थी, आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, FIR तो दर्ज करेंगे ही और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल केस है इसमें पुलिस ऑफिसर आपको ना तो गिरफ्तार कर सकते और ना ही मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ लिखिए सेक्शन 155 और ब्रैकेट में CRPC। जी हाँ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ 2M। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अगला सेक्शन है सेक्शन 2N वो है ऑफेंस। इसके साथ लिखिए सेक्शन 40 मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20। यानी कि ये सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का एक्ट है और उस टाइम में ये ऑफेंस इसलिए करार दिया गया क्योंकि अगर कोई आसपास के खेत में किसी की गाय जाके बढ़ गई और वो बंदा उस टाइम इस एक्ट से पहले कंपनसेशन तो क्लेम कर सकता था, लेकिन ये कैटल वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो इसे रोकने के लिए इसे भी ऑफेंस की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली डालना पड़ा ताकि ये चीज़ कम की जाए। और फिर आती है अगली डेफिनेशन, वो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज है, यानी कि जो SHO है वो तो ऑफिसर इंचार्ज है ही है, लेकिन अगर वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन में नहीं है प्रेजेंट, ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्टेशन हाउस और अनएबल फ्रॉम इलनेस। अगर वो बीमार पड़ गया है, घर पे बैठा है, और अगर घर पे नहीं बैठा, घर वाली के साथ शिमले घूमने गया हुआ है, तो पीछे से किसी को तो देखना पड़ेगा ना। ठाणा ऐसे ही नहीं ना खुला छोड़ सकते हैं उसे। उसकी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? SHO नहीं है तो भाई SI साहब परफॉर्म कर लेंगे, यानी कि सब इंस्पेक्टर साहब। अगर वो भी नहीं है तो ASI पे बात आ जाती है। अगर वो भी नहीं है तो फिर एक और बंदा आता है उनके नीचे ना, कांस्टेबल नहीं। कांस्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, इसमें साफ लिखा गया है ही शुड बी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। और वो बंदा स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, वो कांस्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन कांस्टेबल के ऊपर और ASI के नीचे कौन आता है? आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी, वो बंदा होता है हेड कांस्टेबल। यार इतना तो पता होना चाहिए, आखिर लॉ स्टूडेंट हो। कांस्टेबल, फिर आता है हेड कांस्टेबल, ASI, फिर SI, फिर SHO जो होता है ऑफिसर इंचार्ज, जो मेन बंदा होता है, फिर DSP, SP, SSP, DIG, DGP, फिर तो ऊपर ऊपर जाती है बात। लेकिन हमें इस हायरार्की को याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए हायरार्की कौन सी ज़रूरी है, वो आएगी हमारी सेक्शन 6 ऑफ दी CRPC जो हम ये पढ़ रहे हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे, फ़िलहाल हम डेफिनेशन पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ प्लेस। प्लेस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। यानी कि अगर कोई व्हीकल, इसमें CRPC में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जहाँ पे किसी बंदे का व्हीकल सीज़ किया जाता है। यानी कि अगर बस है, बस में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है शीशे काले करके, और या कोई उसमें नशा पत्ता सप्लाई किया जा रहा है, तो उस व्हीकल को पुलिस अगर रेड मारनी हो तो जहाँ पे लिखा गया है कि पुलिस उस प्लेस को सर्च कर सकती है, तो जो व्हीकल है पुलिस ऑफिसर के पास इस डेफिनेशन से पावर आ जाती है कि वो उस व्हीकल को भी सर्च कर सकती है। क्योंकि प्लेस इंक्लूड्स व्हीकल और वेसल इंक्लूड जो बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज होते हैं ना, उन्हें हम वेसल कह देते हैं। टेंट आपको बिल्कुल पता है क्या होता है, बिल्डिंग वो भी पता है, हाउस भी पता है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज प्लीडर। 2Q when used with reference to any proceedings in any court means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in court and include any other person appointed under the permission of court to act in such proceedings। अरे भाई प्लीडर नहीं पता आपको? मैंने तो डेफिनेशन रीड की है। आप क्या सोच रहे हो कि सर समझाएंगे? हैं प्लीडर यार, वकील, अटॉर्नी। जो जज नहीं है, जो बार है, वो है प्लीडर, और जो बेंच है वो है हमारे जज साहब, जिन्हें है सलूट। अरे भाई आपको भी सलूट है, लेकिन जब आप जज बनोगे फिर सलूट है। अभी तो वीडियो देखें, एंजॉय करें, सेक्शन 2 याद करें अच्छे से। पुलिस रिपोर्ट कौन सा सेक्शन है? 2R मीन्स रिपोर्ट फॉरवर्ड
बाय पुलिस ऑफिसर टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2। जी हाँ, और इसका मेंशन पिछली वीडियो में हुआ था। किस सेक्शन में हुआ था जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लेकिन आप तो कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। सेक्शन था 2D कंप्लेंट, उसमें